तो हमें क्विज नंबर 1 को डिस्कस करना है, मतलब क्विज 2.2.1 को। ठीक है, तो क्विज 2.1 में 9 प्रॉब्लम्स थी, तो वही हम सॉल्व करेंगे एंड बाकी जो है कल ही हो पाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, तो सिर्फ 9 प्रॉब्लम्स को हमें हैंडल करना है। तो इजी सी वो प्रॉब्लम है, बस हमें थोड़ा सा टाइम देना था उस पर। ठीक है, तो सभी ने अटेम्प्ट कर लिए? यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो इसके बाद एनालिटिक फंक्शंस का जो वीक है उसमें बस ऑलमोस्ट एक ही लेक्चर है, और एक लेक्चर जो बचा है उसमें हमें डिस्कस करना है एलिमेंट्री फंक्शंस को, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उन फंक्शंस की, वो सब हमें हैंडल करनी होंगी उस लेक्चर में। एंड देन उसके बाद एनालिटिक फंक्शंस का वीक फिनिश हो जाएगा। इस वीक में आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, तो असाइनमेंट हमें हैंडल करने में लगभग 2 या 3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका न्यू वीक शुरू हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद डायरेक्टली आपका जो अगला वीक है वो शुरू हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ज़्यादा बड़ा वीक नहीं है, वो छोटा ही वीक होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैमरा ऑफ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखोगे तो प्रॉब्लम 1 से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। सो लिखा हुआ है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। तो डोमेन एंड रेंज को हमें डिटरमाइन करना है। डोमेन क्या होगी कि वो सारी z की वैल्यूज सच दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड, एंड रेंज क्या होगा कि जहां पर इसका आंसर लाई कर रहा है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए बस हमें क्या करना है, इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक डाउन इसका करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ए ऑप्शन से हम बिगिन करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है z ओवर z प्लस जेड बार। तो z की वैल्यू को अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस आयोटा वाई, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, z प्लस जेड बार क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रियल z, तो ट्वाइस ऑफ x आ गया। नाउ सपोज करो इफ x इज नॉन जीरो, आगे यहीं पर लिखते हैं। तो अगर x नॉन जीरो हुआ, इफ x इज नॉन जीरो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ इसको। तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा y बाई एक्स। नाउ अगर x ही जीरो हो गया, इफ x इज जीरो, तो हमारे पास यहां पर ये जो फंक्शन है डिफाइंड नहीं होगा। सो यहां पर नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ x लिखा है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन जो है आपकी उसमें नहीं प्रेजेंट हो सकती डोमेन में, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पर ये डिफाइंड नहीं है। सो अगर मैं कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ यहां पर करूं, सो इट मीन्स कि रियल एक्सिस जो है आपको वो कंप्लीटली आपको क्या करनी होगी, सॉरी रियल नहीं, इमेजिनरी एक्सिस आपको क्या करनी होगी, हटानी होगी। तो इमेजिनरी एक्सिस पर क्या होता है, ये जीरो हो जाता है x। तो ये आपका डिफाइंड क्वांटिटी है। सो दैट्स वाई आप डायरेक्टली डोमेन को क्या लिख सकते हो, डोमेन को या तो आप ऐसा लिख लो कि आप उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कलेक्ट करोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से, सच दैट अगर z x प्लस आयोटा y है, तो x को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में से बस आप क्या माइनस कर दो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से बस आपको इमेजिनरी एक्सिस को माइनस कर देना है। तो इमेजिनरी एक्सिस को माइनस करोगे, तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस z सच दैट z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y एंड y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो बोलो सभी का इतना ही आंसर आया था डोमेन का? यस सर। सर इस सेकंड वाला जो आपने लिखा है एक बार दोबारा बताना। सेकंड वाला ये डेफिनेशन किस चीज की है, अगर मैं y बिलोंग्स टू r लिख रहा हूं और x को 0 लिख रहा हूं, इट मींस ये इमेजिनरी एक्सिस है। आपने कहा कि इमेजिनरी एक्सिस आपके पास नहीं आ सकती ना, तो मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन से इमेजिनरी एक्सिस को हटा दिया है, क्योंकि इसमें x जीरो है ना, इसमें x जीरो है, यहां पर वही लिख रहा था मैं, x इज नॉन जीरो। नाउ रेंज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो रेंज में जब आप जाओगे, तो रेंज में हमने देखा कि आपके पास अगर x नॉन जीरो है तो ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, मतलब कि ये डोमेन आपके पास है।
इस डोमेन की इमेज क्या आएगी अंडर दिस फंक्शन, ठीक है। तो कैसे मैं हैंडल करूंगा, तो मेरे पास आंसर यही आ रहा है अगर मैं डोमेन से कोई पॉइंट ले रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा कि लेट z बिलोंग्स टू डोमेन D, ठीक है, जो इसको मैं D सिंबल दे देता हूं, ठीक है। तो अगर z मैंने डोमेन से अपना उठाया तो मेरे पास fz जो फंक्शन गिवन था उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1/2 प्लस आयोटा y/x, ठीक है। अब आपको यहां से पता चला कि जो रेंज है, जो इसका इमेज है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप डोमेन से उठा रहे हो उसकी इमेज में जो आपका रियल एक्सिस का पॉइंट है ना, जो रियल पार्ट है वो बिल्कुल फिक्स है, तो रियल पार्ट चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ चेंज हो रहा है इमेजनरी पार्ट। तो अगर इमेजनरी पार्ट चेंज होगा तो रियल, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन पर इसको देखोगे तो कैसे देखेंगे, तो ये बताओ, ये y/x इफ x इज नॉन जीरो, देन ये y/x ये कितना, कौन कौन से रियल नंबर को ये गेन कर सकता है, कौन कौन से रियल नंबर को अचीव कर सकता है ये y/x, बोलो। एक्स नॉन जीरो है ना सर, तो सारे रियल नंबर को ये कवर कर सकती है। हाँ सारे रियल नंबर, तो कैसे कवर करने के लिए लिखूंगा, कैसे मैं, सॉरी, क्लियरली इफ x इज नॉन जीरो, तो मुझे लिखना है कि y/x क्या करता है, जो है y/x ऐसा लिखेंगे, अचीव्स ऑल रियल नंबर्स। तो कैसे मैं बोलूंगा, बताओ क्या लॉजिक दूं कि अचीव करेगा, y(x) के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। y(x) के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर, में समझा नहीं, तो उससे क्या हुआ, वहां से सर इंटीजर्स मिल जाएंगे ना हमें, अगर इक्वल हुआ तो। अगर इक्वल हुआ तो इंटीजर्स, इक्वल नहीं mx टाइप हुआ, अगर वो y इज इक्वल टू mx टाइप हुआ तो इंटीजर्स मिलेंगे। तो ऐसा सिंपली क्या कर सकते हो, आप x को 1 पुट कर सकते हो। तो अगर आप x को 1 ले लोगे और y कहाँ पर वेरी कर रहा है आपका, y के ऊपर तो आपने कोई कंडीशन नहीं दी, यहाँ पर जो y है आपका डोमेन में, जो y है वो r पर वेरी कर रहा है। तो अगर आप x को 1 ले लो तो y क्या जाएगा, कंप्लीटली रियल लाइन को बिलोंग कर जाएगा ना। तो y सारे के सारे नंबर्स ले सकता है, जब x को मैं 1 रख लेता हूँ तो सारे के सारे रियल नंबर्स जो है अचीव हो जाएंगे। दैट मीन्स जो आपकी रेंज आएगी, वो रेंज जो है वो कौन सी आने वाली है, ये लाइन आने वाली है। तो अगर आप इस पॉइंट को 1/2 मान लो, इस पॉइंट को अगर आप 1/2 0 मान लो, 1/2 प्लस आयोटा 0, तो ये आपका क्या है, जो ब्लू कलर का पोर्शन है यही आपका क्या है, रेंज है ना, अचीव्स ऑल रियल नंबर। अब हम करते हैं काम, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 10 रेंज जो है आपका वो क्या आ जाएगा, रेंज जो है आपका मैं लिखूंगा z बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट, अगर मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखूं तो x की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी और y की जो वैल्यू होगी वो r होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए ऑप्शन में डोमेन एंड रेंज दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिमिलर वर्क हम बी ऑप्शन के लिए करेंगे। तो बी ऑप्शन में क्या लिखा है, देखो बी ऑप्शन में जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है वो लिखा है 1/1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स इसमें तो कोई इमेजनरी पार्ट आएगा ही नहीं, है ना, यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा उसके बारे में, किसके बारे में, डोमेन के बारे में। तो डोमेन क्या आएगा इसका, बोलो। सर z वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिसमें अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यूनिट जो सर्कल होता है, यूनिट जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और मैंने यहाँ पर यूनिट सर्कल को ड्रॉ किया, तो ये जो
ये जो यूनिट सर्कल है ठीक है, तो इस यूनिट सर्कल को अगर आप छोड़ दो, मॉड z इज इक्वल टू 1 को छोड़ दो, मॉड z होता कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है ये तभी डिफाइंड नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मॉड z जो है वो कितना है, मॉड z स्क्वायर लिख देता हूं, मतलब मॉड z इज इक्वल टू 1, अंडर रूट है वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो मॉड z जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर ये 1 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स इस ब्लू पोर्शन के अलावा पूरा का पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आपका जो है फंक्शन डिफाइंड है। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली एफ जेड इज डिफाइंड for all z belonging to C except mod z is equal to 1, है ना। तो डोमेन क्या आ जाएगी, अगर डोमेन को D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे z belongs to C such that mod z is not equal to 1। तो ये आ जाएगी आपकी डोमेन। नाउ अब हम रेंज के बारे में बात करेंगे। तो रेंज को देखते हैं कि कैसे सोचेंगे। तो बताओ रेंज क्या आएगी इसकी। सर रेंज में इमेजिनरी पार्ट तो हमेशा 0 ही होएगा। इमेजिनरी पार्ट, अच्छा हाँ ठीक है हाँ, मतलब प्योरली रियल है ये, हाँ। और x पे कंडीशन आ जाएगी कि x का मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब जो रियल पार्ट आएगा, मतलब क्या है, जो रियल पार्ट आएगा उसका मॉडुलस 1 से छोटा होगा। नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 की तरफ टेंड करवाऊं तो ये नंबर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा ना। आपको इतना तो पता है कि इसका आंसर रियल है, दैट मीन्स रियल एक्सिस पर ही कोई पोर्शन है जो कि आपकी रेंज है ना। इमेजिनरी एक्सिस तो इसमें आ ही नहीं रही है, तो आपका जो इसका पोर्शन है वो रियल एक्सिस के ऊपर ही है। नाउ अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 की तरफ टेंड कराऊं तो मैं किसकी तरफ चला जाऊंगा बताओ, इन्फिनिटी। बट अगर मैं लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाऊंगा तो मैं किसकी तरफ अचीव जाऊंगा, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टुवर्ड्स 1 तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी आएगा। और अगर मैं राइट साइड से 1 की तरफ गया तो फिर क्या आएगा, राइट का मतलब है 1 के राइट साइड से, बोलो 1 के राइट साइड से अगर मैं 1 की तरफ अचीव जा रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी, राइट, ठीक है, ऑलराइट। तो 1 के राइट साइड से, मतलब ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, मैं रेंज निकालना चाह रहा हूं बेसिकली। तो आपके पास जो फंक्शन है वो ये है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपने जो डोमेन डिफाइन की है उस डोमेन में आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। नाउ दिस फंक्शन इज डिफाइंड, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस इसकी वो देखनी है कि इसकी रेंज क्या आएगी, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने टेक x इज इक्वल टू वाई, थोड़ी देर के लिए मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन कौन से रियल नंबर्स को अचीव कर सकता है। तो मैं 1 वेरिएबल में लाता हूं इसको। तो 1 वेरिएबल में लाने के लिए मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू वाई ले लिया, क्योंकि x और y तो आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकते हैं इस समय फिलहाल। तो मेरे पास ये 1 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। नाउ ये फंक्शन अपनी डोमेन पर कैसा है, दिस फंक्शन ऑन दिस डोमेन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो कंटिन्यूअस है ना ये, अगर डोमेन आप वो वाली ले रहे हो तो। यस सर। दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन में मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास, जैसे आपने इसकी लिमिट निकाली, लिमिट x गोज टू, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 1/2 की तरफ, ठीक है। तो 1/2 की तरफ मैं गया लेफ्ट से। तो अगर मैं लेफ्ट से 1/2 की तरफ जाऊंगा तो मेरा जो x है, ये जो x यहां पर लिखा है, ये 1/2 से छोटा है। 1/2 से छोटे होने की वजह से ये जो नंबर है ये क्या आएगा,
अगर मेरा x 1/2 से छोटा है तो ये मेरा नंबर ये नंबर 1 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा? छोटा। नहीं, मेरा x 1/2 से छोटा है, बड़ा आएगा। बड़ा आएगा 1 से। दैट मीन्स मैं रेसिप्रोकल होगा। हाँ, इसका आंसर क्या लिखूंगा? सर 2। 2 नहीं, मैं ये इन्फिनिटी हो रहा है ना, कौन सा वाला इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? सॉरी 1/√2, 1/2 नहीं, सॉरी 1/√2। हाँ, अब बताओ। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं, कौन सा वाला इन्फिनिटी वो पूछ रहा हूं मैं। प्लस इन्फिनिटी। प्लस वाला। प्लस वाला क्यों? अगर मैं 1/√2 पर राइट साइड से गया, दैट मीन्स मेरा आंसर जो आएगा एक्स स्क्वायर का वो 1/2 से बड़ा आएगा। दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। तो ये वाला आएगा ना प्लस इन्फिनिटी। ऊपर वाला क्यों आएगा प्लस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। कौन सा वाला? ये ऊपर वाला। ऊपर वाला, क्योंकि x जो है लेफ्ट से आप 1/√2 की तरफ जा रहे हो, तो आपका एक्स स्क्वायर 1/2 से छोटा है। तो दैट मीन्स 2x स्क्वायर 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने की वजह से 1 - 2x स्क्वायर नेगेटिव हो गया, एंड दैट्स वाई ये माइनस इन्फिनिटी आएगा और ये इन्फिनिटी आएगा। नाउ बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यहां पर लिखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर ऐसा हो रहा हो कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी आपकी लिमिट जा रही है और इन्फिनिटी की तरफ भी आपकी लिमिट जा रही है, तो डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो कि ये जो एफ जेड है ये क्या क्या कौन कौन से पॉइंट अचीव कर लेगा? पूरे के पूरे रियल लाइन को ही अचीव कर लेगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे रियल लाइन यहां से अचीव हो गई। तो जैसे इस फंक्शन का तो ग्राफ भी हम बना सकते हैं। तो अगर इस फंक्शन का रियल लाइन पर मैं कह रहा हूं, ये रियल फंक्शन है इस समय जब मैं x = y ले रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये मान लो क्या है, 1/√2 मेरे पास है। तो 1/√2 पर अगर मैं राइट साइड से आया, ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूं तो मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं, और जितना बड़ा मैं अपना x रखूंगा, ये क्वांटिटी जो है जितना बड़ा मैं x रखूंगा ये क्वांटिटी, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है क्वांटिटी। तो अगर मैं ज्यादा बड़ा x रख रहा हूँ ना, और अगर मैं छोटा x रख रहा हूँ 1/√2 पर एक खैर डिफाइंड नहीं है, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका 1/1 - 2x स्क्वायर का? ये तो ऐसा है कि यहाँ पर से तो ये ऊपर जाएगा, देन ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा क्योंकि नेगेटिव भी आ ही रहा है, और 1/√2 के लेफ्ट साइड से। तो अगर मैंने नेगेटिव्स में छोटा रखा, स्टिल मेरा आंसर नेगेटिव ही रहेगा। जितना बड़ा मैं ले जाऊँगा तो मेरा 0 की तरफ जाएगा, और ये नेगेटिवली 0 की तरफ जाने वाला है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ऐसे, मतलब इन्फिनिटी की तरफ अगर मैं इसको भेजूंगा तो ये 0 की तरफ जाएगा, बट फिर इसका ऐसा नहीं होना चाहिए था नेचर। सर इस फंक्शन की वैल्यू तो 0 नहीं आएगी, तो x एक्सिस को कैसे कट करेगा? 0 आएगी मतलब f of z इज नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होगी ना सर। ये मतलब इन्फिनिटी को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं आएगी, तो x एक्सिस को तो कट नहीं करेगा ना सर। ना वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव वैल्यूज को अटेन कर रहा है, और 1/√2 पर अगर मैं पॉजिटिव साइड से आ रहा हूँ तो ये इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। इसका ग्राफ उल्टा हो रहा है, जो मैं लॉजिक दे रहा था उससे तो उल्टा हो रहा है ना। इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा कि मैं जब इधर आया तो ये ऐसा गया। कि ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम 1 - 2x स्क्वायर, जब मैं इवन नेगेटिव में हूँ तो भी मेरी वैल्यूज नेगेटिव हैं। इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है जैसे ये मैं बना रहा हूँ ये।
ऐसा ही आएगा इसका ग्राफ। एक तो ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि इसको ऊपर जाना चाहिए था ना, जो मैं राइट साइड से आ रहा हूँ, बट अगर मैं x को बड़ा रख रहा हूँ कुछ, तो ये तो नेगेटिव बन जा रहा है, फिर ये तो नीचे आएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? Sir, when we take x very small, then it goes to positive side, ना? अगर क्या है, The graph, अगर हम x small रखते हैं, किससे? मतलब 1/2 से, 1/√2 से, अगर 1/√2 से स्मॉल रखते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा ना, तो मतलब y fx ग्रेटर होएगा 1 से। सर लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 माइनस होने पे इंफिनिटी आएगी। क्योंकि अगर लिमिट 1/2 x 1 माइनस 1/2 छोटा मैं रख रहा हूँ, और प्लस करने से माइनस इंफिनिटी, अपने उल्टा साइन लिखना है। नहीं, अच्छा जैसे कि 1 माइनस 2x स्क्वायर है, अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा जो क्वांटिटी है वो 1/√2 से छोटा है, तो इसका स्क्वायर मैंने किया तो वो 1/2 से छोटा आएगा, तो ये नेगेटिव नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं, क्योंकि अगर मैं 1/2 से छोटा रख रहा हूँ तो ये नंबर प्लस बन रहा है ना शायद। बोथ माइनस नेगेटिव आएगी सर, बोथ केस में माइनस नेगेटिव ही आएगी, स्क्वायर हो जा रही है ना। क्या सर x टेंड्स टू 1/√2 प्लस में भी माइनस नेगेटिव आएगी और x टेंड्स टू 1/√2 का नेगेटिव में भी माइनस नेगेटिव आएगी, बोथ केस में माइनस इंफिनिटी आएगी। बोथ में माइनस इंफिनिटी ही होगी सर। नहीं, ऐसे ही बनेगा। बोथ में माइनस इन्फिनिटी नहीं होगी, जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे 1/√2 को, तो 1 by then it will be a positive value in the denominator and it leads to positive infinity. हाँ, तो ये वाला, ये सही तो लिखा है, ये लॉजिक जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सही है। हाँ, तो फिर ये ग्राफ क्यों नहीं बन रहा है इससे? जैसे कि अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूँ, तो राइट साइड से आने पर ऐसा हो रहा है। अब लेफ्ट साइड से, अगर लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ मैं, तो पहले नेगेटिव है एंड देन जब मैं 1/√, नेगेटिव, क्योंकि पहले ये नेगेटिव है, मतलब कि नेगेटिव कैसा हो रहा है इसका ग्राफ? इसका ग्राफ जैसे मैं नेगेटिव, अगर मैंने x को मान लो -2 रखा, तो ये नेगेटिव आंसर दे रहा है ना मुझे, तो मतलब ये ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं या तो ऐसा चाह रहा था कि ये ऐसा हो, वन अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो -1/√2, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये 1/√2 वाला आएगा, फिर देन
ठीक है, तो ग्राफ ऐसा ही बन रहा है जैसे अगर मैं 1/√2 पर, ठीक है, इसमें जो है मैं सिर्फ एक ही पॉइंट को देख रहा हूँ ना, इसलिए ग्राफ गलत बन रहा है। मैं सिर्फ 1/√2 को देख रहा हूँ, जबकि यही सेम काम -1/√2 के साथ भी तो होगा, इसीलिए ग्राफ नहीं बन पा रहा था उसका। मतलब जो मैंने यहाँ पर ये काम किया है 1/√2 के लिए किया ना सिर्फ, जबकि यहाँ पर 1/x² है, तो दैट मीन्स यही सेम काम 1/√2 नेगेटिव वाले के साथ भी होगा। तो यहाँ पर ये -1/√2 है। अब -1/√2 में भी सेम होगा कि अगर आपने क्या करा, मतलब ग्राफ में अगर प्लॉट करने की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो चुका है कि एक -इन्फिनिटी आ गया और एक इन्फिनिटी आ गया, दैट मीन्स सारे रियल नंबर्स अचीव हो चुके हैं एक्सेप्ट कौन सा, जीरो के अलावा सारे रियल नंबर्स अचीव हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो आ नहीं सकता। तो ये हो ये रहा है कि जब मैं -1/√2 की तरफ देख रहा हूं, -1/√2, तो मैंने क्या करा, लिमिट जब इस पे कैलकुलेट करी -1/√2 पर, माइनस लेफ्ट साइड से अगर मैं गया, सही वही लिखता हूँ, 1/1 - 2x²। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से इसकी तरफ गया तो दैट मीन्स मेरा क्वांटिटी जो है वो -1/√2 से इस तरफ वाला है, मतलब कि इससे थोड़े बड़े नंबर्स हैं। तो ये जो है इसमें क्या हमें आंसर देगा, माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो दैट मीन्स इस बार ये वाला क्या आंसर देगा हमें, यहाँ पर से ये हो गया, और लिमिट x गोज टू 1/√2 माइनस प्लस, तो कितना आंसर देगा ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में जब हम आए तो सेम टू सेम वही चीज होगी, बस यहाँ पर अपोजिट चलेगा। तो ये सर ऊपर वाले में दोनों में -इन्फिनिटी आएगा। नहीं, दोनों में -इन्फिनिटी नहीं आएगा ना। ग्राफ देखो, ये जब तुम लेफ्ट, यहां पर मान लो कहीं पर 1/√2 लिखा है, जब तुम लेफ्ट से 1/√2 की तरफ आए तो ये +इन्फिनिटी की तरफ गया है, देखो ऊपर जा रहा है ना इसका ग्राफ। और जब तुम राइट से 1/√2 की तरफ आए तो ग्राफ नीचे गया है। नहीं समझे मनीषा? यस समझ गई। तो वो सही लिखा है, वो जो लिखा है वहां पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं लेफ्ट से -1/√2 की तरफ आया तो मेरा आंसर जो है नीचे की तरफ जा रहा है -इन्फिनिटी की तरफ, और अगर मैं राइट से 1/√2 की तरफ आया, माइनस वाले -1/√2 की तरफ, तो मैं ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफ बनने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक और पॉइंट था जहां पर असिम्प्टोट क्रिएट हो रही थी। मैं बस शुरुआत में बस ये अज्यूम करके चला था कि एक ही पॉइंट है जिस पर असिम्प्टोट आ रही है, बट ऐसा नहीं है। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, मतलब ग्राफ ऐसे काम नहीं है हमारा कि हम ग्राफ बनाएं, डायरेक्टली भी हम कह सकते थे, बट एक बार हम देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा बन रहा है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा बन रहा है कि जब आपने एक लाइन ड्रॉ करी 1/√2 वाली, ठीक है, और एक और दूसरी लाइन ड्रॉ करी -1/√2 वाली, तो अगर मैं 1/√2 के राइट साइड से आया तो मैं इन्फिनिटी की तरफ गया। 1/√2 के राइट साइड से आया तो मैं, नहीं इसमें तो -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये, 1/√2 के राइट साइड से आने पे इसमें गलती है। दैट मीन्स 1/√2 के राइट साइड से आ रहा हूँ, तो दैट मीन्स हाँ ये उल्टा, सही कह रहे थे तुम लोग, शायद ये उल्टा था पहले भी, ये पहले उल्टा था। यहाँ पर अगर मैं 1/√2 के राइट साइड से आ रहा हूँ तो मेरा नंबर जो है वो x² 1/2 से बड़ा होगा। तो 1/2 से अगर ये बड़ा नंबर है तो ये नंबर <1 आ रहा है ना, फिर तो इसका ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है? तो ग्राफ ऐसा हो रहा है कि ऐसे 1/√2 की तरफ -इन्फिनिटी की तरफ चला गया, देन जब मैं 1/√2 की तरफ इधर से आया तो मेरे पास ग्राफ ऐसा हो गया वो। ठीक है, और फिर -1/√2 की तरफ से ऐसे नीचे की तरफ गया, और फिर यहाँ से ये ऐसे ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा बन रहा है इसका ग्राफ। तो इसको एक बार देखना जरा, 1/√2 की तरफ अगर मैं बड़ा नंबर लेके आऊँगा तो उसका स्क्वायर, ये जो नंबर है 2 से 1 इसके अपॉन में 2 से बड़ा नंबर आएगा, तो 1 माइनस नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों होगा जब ये 2 से बड़ा नंबर इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है? इट मीन्स अगर x ग्रेटर देन 1/√2 है तो उसका स्क्वायर जो है वो 1/2 से बड़ा है। हाँ, तो डिनोमिनेटर, अच्छा मैं उल्टा सोच रहा था ना, मेरे माइंड में तब से उल्टा ही चल रहा था ये, क्योंकि x² जो है 1/2 से बड़ा है। इट मीन्स कि जो फ्रैक्शन है वो छोटा हो जाएगा, ये 1/2 से छोटा है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर इसके नीचे आएगा x² की वैल्यू में जो डिनोमिनेटर होगा
वो 2 से छोटा होगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो जो पहले तुम लोग कह रहे थे वो करेक्ट था, ठीक है, मैं गलत समझ रहा था। नाउ फाइनली हमारे पास इतना ही रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाने की वैसे जरूरत नहीं थी, बस जैसे ही मैंने ये देखा कि मेरे पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ रिजल्ट जा रहा है और इन्फिनिटी की तरफ रिजल्ट जा रहा है, और अपनी डोमेन पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारी वैल्यूज अटेन हो रही है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हेंस रेंज जो है आपकी वो कितनी आ जाएगी, fz लिखूंगा। तो आप रेंज में ये लिखोगे कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे आंसर में आ रहे हैं सच दैट z की वैल्यू नॉन जीरो है, एंड ऐसा लिखता हूँ पहले, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y सच दैट z इज नॉन जीरो एंड x कॉमा y x belongs to R, x belongs to R and y is equal to 0, ठीक है। तो y 0 ही था क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इस फंक्शन के पास नहीं था, दैट्स वाई y यहाँ पर क्या है, 0 है। ये जो y है ये इट रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो y तो 0 आएगा और x R से बिलोंग कर रहा है, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि z नॉन जीरो है बस, ठीक है। तो दैट मीन्स x नॉन जीरो है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो इसी चीज को, x बिलोंग्स टू R माइनस 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है z प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई z, सी ऑप्शन, fz इज इक्वल टू z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाई z, ठीक है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाई z लिखा है। तो एक चीज मैं मेंशन करना, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि नोट्स यहीं से देख लेते हैं। तो मैंने कराया था ये लेक्चर नंबर 1 आर्ग्यूमेंट मैंने कब एक्सप्लेन किया था, 1.2 में ना, ऑल राइट। तो 1.2 में अगर हम देखें, आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया कि ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं ये किस पर डिफाइन कर रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस 0 पर डिफाइन कर रहे हैं। ये फंक्शन जो है इसकी जो डोमेन होती है वो आर स्क्वायर माइनस 0 होती है, ठीक है। मैं नोट्स आपके अपडेट कर दूंगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है लिखने में। तो 0 पर आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है, आर्गुमेंट एक फंक्शन है आर स्क्वायर माइनस 0 से आर पर, ठीक है, ऑल राइट। तो हमारे पास डिफाइन किस तरीके से होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स, एंड देन फाइनली हमने इसको इस तरीके से भी लिख लिया था अलग अलग पीसेज में कि कैसे कैसे करके हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू को। देन वापस आ जाओ, 2 पॉइंट क्या है हमारा नाम, ठीक है। तो ये रहा, तो z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाई z। तो आपको पता है कि ये फंक्शन जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाई z जो फंक्शन है वो किस पर डिफाइन नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फंक्शन, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज अ फंक्शन फ्रॉम c माइनस 0, ठीक है। तो यहां पर जो ये पोर्शन है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाई जेड, तो 1 बाई जेड जो है वैसे भी 0 नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर ये जो पोर्शन है 1 बाई जेड, अगर आप z को डिफाइन कर रहे हो तो ये 0 नहीं हो सकता वैसे भी। अब आप बताओ कि डोमेन क्या निकल के आएगी यहाँ से, z के लिए तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, जो z फंक्शन है उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी के ऊपर प्रॉब्लम होगी। तो बताओ क्या होगा, क्या लिखूं यहाँ पर, नंबर माइनस 0, 0 हटा देंगे बस। तो डोमेन z belongs to C such that z is non-zero, ठीक है। तो ये फिर वेल डिफाइंड फंक्शन है, ऑल राइट। अब रेंज, तो रेंज बताओ जरा कैसे करेंगे हैंडल। तो अब ये ध्यान रखना कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट गिवन है आपको, ये कैपिटल ARG लिखा है, इट मींस इट्स अ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये फंक्शन आपको कहां पर वैल्यू लाके देगा हमेशा, माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई, ठीक है, माइनस पाई टू पाई। तो ये फंक्शन आपको हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में आंसर देगा। दैट मीन्स
इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये तो रियल में आंसर देगा। अब बस सारा काम इसी के ऊपर है। तो हमारे पास जो फंक्शन था z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z, ये कितना है x प्लस आयोटा y प्लस एक ऐसा नंबर यहां पर लिखा हुआ है जो कि -π से π के बीच में है। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस -π to π प्लस आयोटा y। तो दैट मीन्स ये आपका रेंज है। तो इस रेंज में आप x को इस हिसाब से चूज कर सकते हो सच दैट ये किसी भी रियल नंबर को अचीव कर ले। ये जो पोर्शन है ये किसी भी रियल नंबर को अचीव कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो y वाला पोर्शन है ये भी क्या कर सकता है, किसी भी रियल नंबर को अचीव कर सकता है, राइट। तो रेंज क्या जाएगी फिर इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू द होल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर लिया कि रेंज इसकी आएगी। नाउ आगे बढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है आयोटा z अपॉन z माइनस z बार। सो z माइनस z बार कितना होता है बताओ, ठीक है, तो क्या होता है 2 आयोटा y। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2 आयोटा y यहाँ पर मेंशन कर दिया। नाउ आपने एलसीएम ब्रेक करा यहाँ पर से, तो मेरे पास आ जाएगा x अपॉन 2y प्लस आयोटा स्क्वायर। सो यहाँ पर -1 लिख लेता हूँ पहले ही, नहीं कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा आयोटा y अपॉन 2y। तो कितना आ गया ये x प्लस x/2y सॉरी प्लस आयोटा 1/2। इस तरीके से पोर्शन आएगा। ठीक है, अब आपको इस फंक्शन के ऊपर वर्क करना है और आपको इसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन, तो डोमेन बताओ क्या आएगी इस फंक्शन की, कहाँ पर ये डिफाइंड है, y नॉट इक्वल टू 0। तो y नॉट इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड है। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो ये वाली एक्सिस है रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस को कंप्लीटली हमें हटाना होगा। तो इसका क्या है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस रियल एक्सिस, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस अगर मैं हटा दूंगा दैट मीन्स मैंने y इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट हटा दिए। नाउ मैं बात करूंगा रेंज के ऊपर, तो रेंज क्या आएगा फिर इसका, y इक्वल टू 1/2 लाइन। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो है ये पोर्शन फिक्स है, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ फिक्स है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट फिक्स हो गया तो दैट मीन्स एक लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस के। बस आपको ये बोलना होगा कि x/2y विल अचीव ऑल द रियल नंबर्स। तो बताओ x/2y विल अचीव ऑल द रियल नंबर, ऐसा क्यों ट्रू है, y को 1/2 ले लेंगे, हाँ विल अचीव ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, तो y की जगह अगर आपने 1/2 ले लिया तो ये तो आ जाएगा x, और x तो r से वेरी कर रहा है। सो दैट्स वाई आपके पास क्या आ गया, पूरा का पूरा रियल लाइन आ गया। सो जो रेंज आपकी होगी फाइनली वो क्या हो जाएगी, z बिलोंगिंग टू c सच दैट हमें क्या लिखना है, z इज इक्वल टू लिख लेते हैं x प्लस आयोटा y, और मैंने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू 1/2 एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये आपकी रेंज आ गई। तो इस तरीके से प्रॉब्लम 1 फिनिश हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करेंगे, प्रॉब्लम 2। तो आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन यूनिवेलेंट है, मींस इंजेक्टिव कौन सा फंक्शन है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फंक्शन से। तो क्या लिखा हुआ है, fz स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 3z+1। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दी हुई है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन आप कैसे भी सोच सकते हो वैसे, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स हमारे पास डोमेन है, मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से कोई भी नंबर उठा के रख सकते हो, तो दैट मीन्स इसके दो रूट्स तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। इस ए ऑप्शन को मैं कैसे सोचूंगा कि इसके दो रूट्स तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, जिस पर ये क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। बस मुझे वो देखना है कि क्या वो दो रूट्स जो हैं अनइक्वल हैं। अगर वो दो रूट्स अनइक्वल हो गए तो फिर ये फंक्शन क्या नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। तो मैंने क्या करा, दो पॉइंट्स पिक करे कॉम्प्लेक्स प्लेन से। लेट z कॉमा w लिख लेता हूं। तो लेट z कॉमा w बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, नाउ मैंने कहा कि इनके लिए इनकी इस फंक्शन के अंडर इमेज सेम आ रही थी। सो इट इम्प्लाई कि z स्क्वायर प्लस 3z+1 इज इक्वल टू w स्क्वायर प्लस 3w+1। तो मेरे पास z स्क्वायर माइनस w स्क्वायर को मैंने लिखा z माइनस w और z प्लस w। इस पोर्शन को मैं लेफ्ट साइड में ले आया।
नाउ 3 टाइम्स z माइनस डब्ल्यू मेरे पास है इज इक्वल टू 0. सो z माइनस डब्ल्यू और यहाँ पर आ गया z प्लस डब्ल्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान के चलें कि सपोज z इज नॉट इक्वल टू w, तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, z प्लस डब्ल्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. क्या ऐसा पॉसिबल है कि z प्लस डब्ल्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाए? नहीं. क्यों? बोलो. मॉड उनका लेस देन 1 है ना, तो सम करके 2 से बड़ा नहीं आ अच्छा, सकता. मैं डोमेन तो मैंने अभी तक देखी नहीं थी. अच्छा, यहाँ पर क्या है, इनका मॉड्यूलस जो है लेस देन 1 है. तो कैसे मैं बोलूँगा अगर इनका मॉड्यूलस लेस देन 1 है, तो यहाँ से मैं पता चला कि z प्लस सर z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -3 ले लेंगे और दोनों तरफ मोड लगा लेंगे. नहीं, स्टिल अगर मैं क्या कर लूँगा, -1/3 में लूँ और w की जगह मैं -2/3 लूँ. नहीं तो ये -1 आया ना. अच्छा, 3 तो कभी आएगा नहीं. 3 यहाँ कहाँ से आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है ना ये 3. नहीं, मैंने जब करा था तो मैंने कर लिया था इसको. तो z प्लस डब्ल्यू प्लस 3 z माइनस डब्ल्यू. मैग्नीट्यूड मैंने इसे जब करा था तो मैंने इसे कैसे किया था, अगर मैं fz को x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास आएगा x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस आयोटा वाई प्लस 1. ठीक है, फिर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x. फिर आएगा 2 आयोटा एक्स वाई. सो आयोटा कॉमन ले लिया, 2 आयोटा, सॉरी आयोटा तो बाहर है, 2xy प्लस 3y और एक लास्ट में 1 अलग से था. शायद तो मैंने प्रॉब्लम की, मैंने शायद उस समय भी ये नहीं देखा था. तो अगर मैं y की जगह 0 ले रहा हूँ तो ये पोर्शन तो हो गया कम्प्लीटली 0. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये मेरे पास आया. सो इट मीन्स तो इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आ रहा है. ठीक है, तो आप प्रूफ कैसे करेंगे फिर इसको? ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं. Now it's given to us that mod z is less than 1. ठीक है, हाँ तो बताओ क्या कर सकते हो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज कैसे करोगे? ट्रायंगल इनइक्वालिटी 3 को उधर लेके जाओ. यस सर, और फिर मोड अप्लाई करेंगे. तो मान लो ये आया, देन सर इसको लिख सकते हैं मोड z प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू मोड z प्लस मोड डब्ल्यू. हाँ, उससे फिर क्या आया सर मोड z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू मॉडुलस 3 है, तो 3 लेस देन 2 आ जाएगा. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस mod z plus w is less than equal to mod z plus mod w, this imply mod z plus w is less than equal to, क्योंकि ये सारे के सारे यूनिट डिस्क के अंदर वाले पॉइंट हैं, ओपन यूनिट डिस्क. तो ओपन यूनिट डिस्क के अंदर वाले पॉइंट से दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम भी अचीव नहीं करेगा कभी. इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू, जो इसका बाउंड हम रखेंगे वो 1 रखेंगे और इसका बाउंड भी 1. सो मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस w इज लेस देन 2, सो विच इज अ contradiction. So this imply कि z is equal to w. ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि this function is univalent. Now यहाँ पर अगले पे हम देखेंगे, तो gz is equal to, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं. तो gz is equal to हमारे पास दिया हुआ है कि 3z b gz is equal to z plus z स्क्वायर. तो अब बताओ ये फंक्शन होगा. आपने 2 पॉइंट्स उठाए
कॉम्प्लेक्स प्लेन से लेट जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी बी 2 पॉइंट्स, और मैंने लिखा जी जेड इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, देन आ जाएगा जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सो जेड माइनस डब्ल्यू आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास आएगा 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, है ना। सो इफ जेड इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, तो 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 0 आएगा। क्या ये पॉसिबल है? बोलो। नहीं। नो। क्यों नहीं है? ये पॉसिबल हो जाएगा शायद। लेस देन 1 दे रखा है ना, तो जैसे मैंने -1/3 लिया और W को -2/3 लिया, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 ही तो है। बोलो। यस सर। है ना, तो ये 0 आ जाएगा ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस बार इसलिए यहाँ पर 3 लिखा था, इस वजह से नहीं आ रहा था वो 0, बट यहाँ पर तो 0 आ ही जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आंसर सेम आने वाला है? तो टेक z इज इक्वल टू -1/3 प्लस आयोटा 0 एंड z इज इक्वल टू -2/3 प्लस आयोटा 0। दोनों नंबर्स डिफरेंट है, बट जब आप इसको क्या करोगे, इनकी इमेजेस निकालोगे, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1/3 माइनस का, और यहाँ पर आएगा 1/9। तो जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा ये? यहाँ पर लिखता हूँ मैं नीचे। तो 1 सेकेंड, तो एफ ऑफ, इसे डब्ल्यू लिखना था, एफ ऑफ जेड आप लिखोगे तो -1/3 प्लस 1/9। तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो -2/9। एफ ऑफ डब्ल्यू आप चेक करोगे तो -2/3 प्लस 4/9। एलसीएम लोगे तो -6 प्लस 4 इज -2/9। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है डिफरेंट पॉइंट्स पर, दैट्स वाई इट्स नॉट इंजेक्टिव। सो कौन कौन सा फंक्शन यूनिवेलेंट है? तो ए तो यूनिवेलेंट है, बी नहीं है। ठीक है, अब सी के ऊपर आते हैं। तो सी में लिखा था ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, राइट। टी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। अब मुझे गिवन है कि z की वैल्यू -d/c के इक्वल नहीं है, देन उसके बाद का मुझे काम करना है। ठीक है, तो देखो कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले आप 2 पॉइंट्स लोगे, लेट z, w बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंड देन तुमने देखा कि dz इज इक्वल टू tw है, तो मेरे पास az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी आएगा, और यहाँ पर आएगा 1 सेकेंड aw प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा ए सी डब्ल्यू जेड प्लस ए डी जेड प्लस बी सी डब्ल्यू प्लस बी डी इज इक्वल टू ए सी डब्ल्यू जेड प्लस बी सी जेड प्लस बी डी। ठीक है, तो बी डी से बी डी कैंसिल, बी सी जेड, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ बी सी डब्ल्यू लिखा है, ए सी डब्ल्यू जेड से ए सी डब्ल्यू जेड कैंसिल। तो फाइनली मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा हुआ है z और यहाँ पर भी लिखा हुआ है z, तो मैंने z कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया AD माइनस BC। ठीक है, बस इतना ही आएगा, और इक्वल टू में नहीं सर एक टर्म नहीं लिखी ना आपने? टर्म इधर नहीं लिखी मैंने शायद, एक टर्म ना, वो DAW वाली नहीं लिखी ना मैंने शायद, ये वाली नहीं लिखी है ना। तो जब मैं इसको W को इधर लेके आऊंगा तो फिर कितनी आएगी वैल्यू, यहाँ पर आएगी BC माइनस AD, राइट। W मैंने कॉमन लिया, BC माइनस AD, सो AD माइनस BC कितना आ जाएगा, Z माइनस W इज इक्वल टू 0। तो अगर AD माइनस BC 0 हो गया, तो अगर Z और W अनइक्वल भी हो गए, फिर भी क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी सेटिस्फाई, ये जो इक्वालिटी है सेटिस्फाई हो जाएगी ना। अगर मैंने AD माइनस BC को इस तरीके से लिया सच दैट वो 0 है, तो ये अपने आप 0 आ जाएगा ना, इसमें Z और W को इक्वल होने की जरूरत नहीं है। सो इवन इफ Z इज नॉट इक्वल टू DW, AD माइनस BC Z माइनस W कैन बी 0।
है ना, और कौन से वो कांस्टेंट होंगे जिसमें AD माइनस BC 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे ABCD लूंगा सच दैट AD माइनस BC 0 हो। तो बताओ ऐसा सिंपलेस्ट केस बताओ जिसमें ये 0 आ जाए। सबको सर 1 ले ले, equals to B and D equals to C. हाँ सबको 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बार सबको 1 ले लिया तो मेरे पास आ जाएगा कितना था, AZ प्लस B, तो Z प्लस 1 अपॉन Z प्लस 1, तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ही आ जाएगा, राइट, क्योंकि Z माइनस 1 के इक्वल नहीं है। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, विच इज नॉट यूनिवेलेंट। तो हमारे पास ऐसे ABCD एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट दिस फंक्शन इज नॉट यूनिवेलेंट, बट इफ AD माइनस BC जो है किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि वो नॉन जीरो है, तो आप क्या कहोगे कि क्या है ये फंक्शन, यूनिवेलेंट। यूनिवेलेंट, AZ CZ प्लस D इज यूनिवेलेंट, ठीक है, ऑलराइट। तो हम फिलहाल के लिए तो यही कहेंगे कि ये यूनिवेलेंट नहीं है, क्योंकि ABCD पर कोई कंडीशन नहीं दी गई, तो C इनकरेक्ट हो गया। अब D के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो D में क्या लिखा है, Z अपॉन 1 माइनस Z स्क्वायर, तो कैसे हैंडल करेंगे, सो D TZ इज इक्वल टू Z अपॉन 1 माइनस Z स्क्वायर, यही लिखा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ Z लेस देन 1 भी लिखा है, इसमें भी लिखा है कि मैग्नीट्यूड जो है Z का 1 से छोटा है। दैट मीन्स ओपन यूनिट डिस्क के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स प्लेन से उठाए एंड देन मैंने उन पर चेक करा कि इमेजेस क्या आ रही है। तो TZ इज इक्वल टू TW रख के देखा, तो मेरे पास Z अपॉन 1 माइनस Z स्क्वायर आएगा और यहाँ पर W अपॉन 1 माइनस W स्क्वायर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Z माइनस ZW स्क्वायर इज इक्वल टू W माइनस WZ स्क्वायर। देन ZW को कॉमन लोगे तो ये आएगा Z माइनस W माइनस ZW को मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आया Z माइनस W, ठीक है। सो Z माइनस W को अगेन आप कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस ZW इज इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा हो सकता है, इफ Z इज नॉट इक्वल टू W, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1 माइनस ZW 0 आ जाए, बोलो। नो सर। क्यों नहीं हो सकता सपना, इनका रिपीट करो। सर इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है Z और W का, वो दोनों का 1 से छोटा है। हाँ, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ W कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। सो इट मीन्स कि अगर W का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो यहाँ से क्या पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि W और Z ये कॉम्प्लेक्स प्लेन से नहीं है एक्चुअली में, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में गलती से लिख रहा हूँ, जो डोमेन आपकी दे रखी है, ठीक है। तो ये एक ऐसे सेट से है सच दैट उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ तो इट फाइनली मीन्स कि ये फंक्शन क्या हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि Z नॉट इक्वल टू W हो और फिर भी ये 0 आ जाए। सो इट मीन्स कि Z इज इक्वल टू W। तो ये फिर मैंने क्या लिख दिया, हेंस Z इज इक्वल टू W। सो दिस फंक्शन इज यूनिवेलेंट। तो फाइनली डी ऑप्शन भी क्या आ गया, ट्रू आ गया कि ये यूनिवेलेंट है, ठीक है। आगे मूव करेंगे थर्ड पे। थर्ड में लिखा है कि लिमिट Z गोज टू Z नॉट FZ अगर W नॉट है, प्रूफ करो कि इसकी जो लिमिट है वो भी क्या आएगी, W नॉट के इक्वल आएगी, ठीक है। तो जब मैंने कंटिन्यूटी पढ़ाया था आपको, तो कंटिन्यूटी में 2.2 राइट, तो 2.2 में मैंने आपको करवाया था ये, तो 2.2 में मैंने आपको कराया था ये चीज कि लिमिट, चलो लिमिट का देख लेते हैं, कंटिन्यूटी का बाद में देख लेंगे। अच्छा कंटिन्यूटी ही है, ये कंटिन्यूटी ही है, सॉरी। तो ये क्या लिखा है कि अगर इसकी वैल्यू FZ नॉट आ रही है और FZ आपका U प्लस आयोटा V लिखा है, तो इफ FZ इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V एंड लिमिट Z गोज टू Z नॉट FZ इज FZ नॉट, इट मीन्स कि जो FZ का जो रियल वाला पार्ट है वो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल होता है, तो वो पोर्शन इस पर जाएगा और ये वाला पोर्शन इस पर जाएगा। दैट मीन्स
एफ जेड जेड नॉट पर एफ जेड नॉट पर जा रहा था, इट मीन्स u इसके रियल पार्ट पर जाएगा और v इसके रियल इमेजनरी पार्ट पर जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर u और v दोनों कंटिन्यूअस हैं और जो जैसे कि कंटिन्यूटी आपने देखी, तो जिस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पर fz को मैं क्या कह सकता हूं, डायरेक्टली कंटिन्यूअस कह सकता हूं। ठीक है, तो u और v कंटिन्यूअस एट x0 एंड y0, देन योर फंक्शन fz विल बी कंटिन्यूअस एट z0। ठीक है, तो फाइनली इस थ्योरम का यूज करते हुए मैं यहां पर fz को लिख लेता हूं, हालांकि यहां पर उसके बारे में बात हो रही है, लिमिट के बारे में। तो fz को मैं लिख लेता हूं u प्लस आयोटा v, राइट, और मैंने w0 को लिखा, मान लो मैंने इसे सिंबल दिया w1 प्लस आयोटा w2। अगर आपसे ये कहा जा रहा है ना, अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि z गोज टू z0, fz का आंसर w0 है, इस बात से मैं क्या कह सकता हूं कि लिमिट, और z0 को x0 y0 मान लो, ठीक है, लिमिट x0 y0 किस पर जाएगा बताओ? सर u w1 पे जाएगा, हाँ w1 पर, और v वाला w2 पे, x0 y0 और यहाँ पर v xy, तो ये w2 पर चला जाएगा। ठीक है, ये हमने वहां पर से सीखा है। ये चीज मैंने लिमिट, जैसे मैंने आपको अभी शो जो किया वो एक्चुअली कंटिन्यूटी के लिए शो किया है, बट वो लिमिट के लिए भी मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, उसी से जस्ट पहले वाले लेक्चर में 2.1 में, तो 2.1 में लिमिट के लिए भी ये चीज मेंशन्ड है। नाउ आप इसके ऊपर बात करोगे तो मेरे पास, ये तो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास जो अभी फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है u(xy) माइनस आयोटा v(xy). ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है। नाउ मैंने क्या करा, मुझे पता है कि लिमिट xy गोज टू x0 y0 ऑफ u(xy) कितना है बोलो, w1 है, और लिमिट xy गोज टू x0 y0 v(xy) कितना है, w2। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं फिर, लिमिट z गोज टू z0 fz बार किसके इक्वल आएगा बताओ, w1 माइनस आयोटा w2, विच इज इक्वल टू w0 बार, है ना। तो ये w0 ही ये था, w0 का बार ही है ये लिखा हुआ, तो हेंस दिस थिंग इज प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो गिवन था उसमें डेफिनेशन लगाई कि जब भी z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा होगा, हमारे पास fz माइनस w नॉट लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब कंसिडर कर लिया fz का बार माइनस w नॉट का बार, तो हमने जो प्रॉपर्टी करी थी उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा fz माइनस w नॉट का होल बार, और मोड तो है ही बाहर से। हमें पता है कि मोड z बार का मॉडुलस जो होता है वो z के मॉडुलस के इक्वल होता है, तो वहां से fz माइनस w नॉट के मॉडुलस के इक्वल आ जाएगी ये चीज। और समझ गया, मैं समझ गया सपना। ठीक है, तो सपना क्या कह रही है उस चीज को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पिक किया, लेट एप्सिलॉन बी अ ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। ठीक है, मुझे शो ये करना था कि fz बार का जो लिमिट है वो w0 बार के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इस डिफरेंस को कंसीडर किया, fz बार माइनस w0 बार। ठीक है, आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि ये किसके इक्वल है, fz माइनस w0 होल बार के इक्वल है। नाउ आप जानते हो कि z बार का जो मैग्नीट्यूड होता है, z बार का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ z के इक्वल है। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, fz माइनस w0। अब क्योंकि आप जानते हो कि fz की जो लिमिट है व्हेन z गोज टू z0 इज w0, इट मीन्स देयर विल बी अ डेल्टा, है ना। सिंस लिमिट z goes to z0 fz is equal to w0, this means corresponding to that given epsilon, corresponding to given
epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that जब भी ऐसा ट्रू हो कि z और z0 के बीच का जो गैप है वो लेस देन डेल्टा है, देन दिस विल इम्प्लाई कि fz माइनस w0 के बीच का जो गैप है, वन सेकेंड ना, मैं आता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सच दैट z माइनस z0 अगर डेल्टा से छोटा है तो मैं क्या कर लूंगा, fz माइनस w0 को कह दूंगा लेस देन डेल्टा, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना, इस क्वांटिटी को मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ। तो इस क्वांटिटी को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से नीचे लिया। तो फाइनली मतलब हो गया जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया। सो मैंने इस क्वांटिटी को यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो क्योंकि आपको डेल्टा इसकी वजह से मिल रहा है जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट्स वाई आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आ जाएगी। तो आपने इस नोट का यूज करते हुए आपने ये बात कही। ठीक है, तो इट इम्प्लाई कि लिमिट z गोज टू z0 fz बार माइनस w0 बार इज लेस देन, ओ सॉरी, इज इक्वल टू fz बार इज इक्वल टू w0 बार। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे, फोर्थ पे। तो फोर्थ को मतलब मैं करा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही डायरेक्टली मैं कह देता हूँ। वैसे इसे मैंने जो ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, आपको इसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, फटाफट से करेंगे। तो ए ऑप्शन जैसे लिखा है, आपको शो करना है कि जेड स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 1 ही आएगी। तो मैंने एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन लिया, देन मैंने जेड स्क्वायर प्लस 2 और 1 के बीच में जो गैप है वो मैंने देखने की कोशिश करी। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो तो इस चीज के भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो फैक्टर करोगे तो z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा में ये फैक्टर हो जाएगा। तो अब कितना आ गया, ये z माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड z प्लस आयोटा मैग्नीट्यूड। सो वेन एवर यू आर नियर टू जीरो, सॉरी नियर टू आयोटा, सो अगर आप आयोटा के नियर अबाउट हो, वर्क नहीं कर रहा शायद। ठीक है, तो वेन एवर आप आयोटा के नियर अबाउट हो तो क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी मैंने यहां पर लिखी है ये बाउंडेड चीज है। फिर एक सेकेंड के लिए वेट करेंगे। ठीक है, दो मिनट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, चलो ऐसा कर लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इसमें कुछ इशू हो गया, चल नहीं रहा मेरा पेन इस समय। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, 5 मिनट बाद वापस आ जाना आप।
ठीक है, हो गया क्या? 5 मिनट किसी ने लीव किया है क्या? ठीक है, Yes, z sir. प्लस Yes, sir. आयोटा। तो सो व्हेनेवर, तो जब भी क्या होगा, z माइनस आयोटा डेल्टा से छोटा होगा, तो आपके पास z स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 क्या आएगा, इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा डेल्टा को, और डेल्टा है कितना, एप्सिलॉन अपॉन z प्लस आई, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, एप्सिलॉन आ जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो 1 है। सेम टू सेम वर्क आपको z टू द पावर 4 के लिए भी करना है, मतलब कुछ अलग नहीं सोचना है। आपको क्या कहना है कि z टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 लिखा है, मैंने एक आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया, मैंने लिखा z टू द पावर 4 माइनस 1, एंड देन मैंने इसे सेपरेट किया, तो मैंने लिखा z माइनस 1 और सॉरी z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 1। देन मैं इसको फिर से ब्रेक कर सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा z माइनस आयोटा, मैंने अलग से लिख दिया, और z स्क्वायर माइनस 1 यहां पर था ही, और उसके साथ एक और था z प्लस आयोटा। अगर मैं आयोटा के नियर अबाउट हूं तो ये क्वांटिटी जो है ये जीरो से मतलब क्या है, दूर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, बाउंडेड चीज है और जीरो से दूर है। तो अगर ये जीरो से दूर है आयोटा के नियर अबाउट में, तो अपने डेल्टा को मैं एप्सिलॉन अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 z प्लस आयोटा, इसके बारे में इतना लिख सकता हूं। सो व्हेनेवर
जब भी मैं अपने z को इस हिसाब से चूज करूंगा कि वो लेस देन डेल्टा है, तो आपके पास z टू द पावर 4 माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसकी जगह मैं डेल्टा रिप्लेस करूंगा और डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन दिस है, तो वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से व्हेन z इज गोइंग टुवर्ड्स आयोटा, z टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स के लिए हमने ये चीज डायरेक्टली कह दी थी, क्लास में आपको करवाया गया था कि अगर पॉलिनोमियल आपके पास है ना, हमने लेक्चर नंबर 2.1 में मेरे हिसाब से ये किया है। सो 2.1 में आपको करवाया गया था कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं तो पॉलिनोमियल्स के ऊपर हमने लिखा था, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर करवाया था। तो मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल में डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, लिमिट्स को प्लेस कर सकते हो। एंड देन जब आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया गया, कंटिन्यूटी पढ़ाया गया, तो फिर आपको कह दिया गया कि फाइनली ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं। बाकी जो बची हुई प्रॉब्लम उसमें है वो आप खुद से देख लेना, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्टी लगाना a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की हेल्प से आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हो। और चौथे वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, चौथे वाला तो बहुत ईजी है, क्योंकि व्हेन x इज गोइंग टूवर्ड्स 1, 3x जो है 3 की तरफ चला जाएगा और ये 4 की तरफ चला जाएगा व्हेन y इज गोइंग टूवर्ड्स 1, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है। तो हमारे पास फाइनली फिफ्थ प्रॉब्लम, तो क्या लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग लिमिट। तो आपके पास z गोज टू इन्फिनिटी लिखा है, तो हमने लिमिट्स के टाइम पे जो करा था उसी चीज के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो लिमिट्स के टाइम पे आपको करवाया गया था सबसे एंड में कि अगर आपको इन्फिनिटी के ऊपर बात करनी हो कभी भी लिमिट के ऊपर, तो जैसे आपको निकालना है, मान लो लिमिट z गोज टू इन्फिनिटी एफ जेड, तो बजाय इसके आप फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पर वर्क कर सकते हो और आप कहोगे कि मैं इसकी लिमिट निकाल लूंगा और दोनों का मीनिंग सेम होगा, है ना। तो ये हमने किस लिए करा था, ताकि हमें इन्फिनिटी के साथ वर्क ना करना पड़े। तो इसी चीज का यूज करके मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहां पर सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, लिमिट z गोज टू इन्फिनिटी आयोटा z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर। ये मुझे शो करना है कि ये आयोटा के इक्वल है। मैं जानता हूं कि लिमिट z गोज टू इन्फिनिटी एफ जेड इक्वल होगा लिमिट z गोज टू 0 एफ ऑफ 1 बाई जेड के। तो मैं उसकी हेल्प से इसको हैंडल कर सकता हूं। तो मैंने लिखा लिमिट z गोज टू 0, जहां पर भी आपको z स्क्वायर दिखाई दे रहा है आप 1 बाई जेड वहां पर प्लेस कर दो, तो 1 बाई जेड स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर 1 बाई जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। आप एलसीएम लोगे, z स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि z नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आयोटा ओवर 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। सो z अगर जीरो की तरफ चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। बी पार्ट सेम टू सेम वही वर्क करना है। इस बार क्या हो रहा है, लिमिट z गोज टू 2 3 अपॉन z माइनस 2 होल स्क्वायर। आपको बोलना है कि इन्फिनिटी आ रहा है। डायरेक्टली भी मैं बोल सकता हूं यहां पर कि जैसे ही मैंने 2 प्लेस करा तो ये कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 0, है ना। और कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए हमने एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन जब डिफाइन किया था, तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको बोला गया था 1.4 में था ना एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको बताया गया था 1.4 ही में था ना, हाँ। तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन जब आपके लिए डिफाइन किया गया था, तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको बोला गया था कि कहां पर है, ये रहा, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे 0 आ रहा है इट मीन्स हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली वहां पर बिना उस किसी रूल के मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि इसका आंसर कितना है, 3 अपॉन 0 एंड विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऑल राइट, सिमिलरली इसको भी हम हैंडल कर सकते हैं जो ये लिखा है। तो मेरे पास सी ऑप्शन में लिखा हुआ है लिमिट z गोज टू इन्फिनिटी z क्यूब माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, देखो अगर आपको इसे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल से करना है उससे भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, बिना उसके भी हम कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर जैसे लिखा z गोज टू 0, और उसका कोई फायदा होगा नहीं वैसे ना, क्या लिखा है z स्क्वायर। तो मैं क्या कर लेता हूं, z को कॉमन ले लेता हूं। तो z को अगर मैं कॉमन ले लूंगा
तो यहाँ पर z बचेगा और यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई जेड आएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। बस अब मैं सिंपली लॉजिक यूज करूंगा कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपने पढ़ा था कि समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो। ठीक है, तो इसी का डायरेक्टली यूज करके मैं कह सकता हूं कि 1 बाई इंफिनिटी मेरा यहाँ पर आ रहा है, सो इट्स जीरो, और यहाँ पर भी जीरो, सो इंफिनिटी इंटू 1 बाई 1। अब आपने फिर से एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाना है। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको कहा गया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कराओगे तो इन्फिनिटी ही निकल के आएगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका आंसर इन्फिनिटी। ठीक है, और वो अब इतना हो गया। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा आप सोच लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन को बस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्फिनिटी को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे एंड देन कहोगे कि माइनस इन्फिनिटी इसका आंसर है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने क्या करा है, सिर्फ एक ही नोटेशन दिया है, इन्फिनिटी। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन को। सो इन्फिनिटी इनटू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो रियल नंबर भी है और नेगेटिव भी है, स्टिल आप लिखोगे इन्फिनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट लेट हो गई काफी। तो ये फंक्शन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए हमें कनेक्टेडनेस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए था, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता। फिलहाल के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन अ डोमेन डी एंड टेक्स ओनली द इंटीग्रल वैल्यूज शो दैट एफ इज कांस्टेंट। मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो सिर्फ इंटीजर्स में वैल्यूज ले रहा है, देन आपको शो करना है कि फंक्शन क्या है, वो कांस्टेंट है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक नोट यूज करूंगा फिलहाल के लिए, और नोट सिंपली ये होगा कि f अगर आपके पास कोई फंक्शन है, और यहां पर वर्ड यूज हो रहा है डोमेन। डोमेन का मतलब आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज किया है, इसका मतलब क्या है, ओपन प्लस कनेक्टेड। ठीक है, नाउ आपने क्या बोला था कि अगर f एक फंक्शन है d से c पर, नहीं ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट। ठीक है, और ये होल्ड करेगा फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आल्सो, मतलब कि 2 वेरिएबल्स में भी ये होल्ड करेगा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इस रिजल्ट को अभी हमने प्रूफ नहीं किया है, बट कभी और हम कर देंगे। सो इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इज कनेक्टेड। तो ये चीज आपको पता है कि डोमेन कनेक्टेड होता है, दैट मीन्स जो इसकी इमेज आएगी वो भी कनेक्टेड होनी चाहिए। अब आपसे बोला जा रहा है इंटीग्रल वैल्यूज, तो दैट मीन्स इंटीजर्स में आपके पास है आंसर। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है वो तो कभी कनेक्टेड नहीं होता है। तो अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो फिर मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि आपके पास इमेज जो आने वाली है वो नॉट कनेक्टेड आने वाली है, क्योंकि इंटीजर्स का सेट क्या नहीं होता, कनेक्टेड नहीं होता है। बात समझ आ गई। तो डायरेक्टली इस नोट के बेसिस पे अभी मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, इन फ्यूचर कभी और हम देखेंगे इस रिजल्ट को। ठीक है, अब लिखा हुआ है इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन अ डोमेन d, प्रूव दैट इट्स मॉडुलस f ऑफ z बार एंड f ऑफ z का होल बार आर आल्सो कंटिन्यूअस इन द डोमेन। कैसे करोगे इसको प्रूफ, तो बहुत सिंपल है। तो जैसे fz आपने कहा u प्लस आयोटा v, मैंने लिखा u एंड v आर फंक्शंस फ्रॉम r स्क्वायर टू r, और r स्क्वायर नहीं है खैर क्योंकि डोमेन है, तो डोमेन का जो उसमें हम क्या कर लेंगे, जो x प्लस आयोटा y है उसको x कॉमा y लिख लेंगे, बस वहां से ये फंक्शन। तो हमारे पास f इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन d। इससे मैं क्या कह सकता हूं, ये बोलो क्या कहोगे, u इज कंटिन्यूअस ऑन d एंड v इज कंटिन्यूअस ऑन d। तो दोनों के दोनों अगर कंटिन्यूअस आ गए तो सबसे पहले तो मैं इसको प्रूफ करता हूं f ऑफ z बार को। नाउ f ऑफ z बार क्या होगा, और ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, f ऑफ z बार क्या होगा, u माइनस आयोटा v। नाउ सिंस u and v are continuous on d, it imply f of z bar is continuous।
ठीक है, इस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसा लिख दो कि u एंड माइनस v आर कंटिन्यूस, देन आप डायरेक्टली कह सकते हो, ठीक है। तो पहला पार्ट तो डायरेक्टली हमारा हो गया डन। नाउ f ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड को आप क्या लिख सकते हो बताओ, अंडर रूट ऑफ, बोलो, या फिर इसका स्क्वायर को लिख लेते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ से स्क्वायर, हाँ मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नहीं, मैं उसके टर्म्स में लिखना चाह रहा था वैसे, एफ जेड डॉट एफ जेड बार। तो मैं ये कह देता कि क्योंकि एफ जेड कंटिन्यूस है, एफ जेड बार कंटिन्यूस है, देयरफॉर एफ जेड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कंटिन्यूस है। बट स्टिल हमें बोलना पड़ेगा, तो हम कैसे बोलेंगे, इस चीज से नहीं बोलेंगे, इस चीज से स्क्वायर कंटिन्यूस प्रूफ हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट आपने एल्जेब्रा पढ़ा है कंटिन्यूस फंक्शन का। एल्जेब्रा कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज आल्सो कंटिन्यूस, बट इससे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड स्क्वायर प्रूफ हो रहा है, तो मैं इसको मिटा दूंगा, इससे हम काम नहीं करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड को सिंपली लिख लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड कितना है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट U square plus V square. Now, since u and v are continuous, this imply u square v square is continuous, है ना। किसका यूज कर रहा हूं मैं, एल्जेब्रा इन फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो एल्जेब्रा आपको फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में कराया गया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। तो u डॉट u इज कंटिन्यूस, v डॉट v इज कंटिन्यूस, एंड उसी एल्जेब्रा में आपने पढ़ा था कि उनका एडिशन भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। फिर आपने किसके करस्पॉन्डिंग पढ़ा था, एक और फंक्शन हम लेंगे जी एक्स वाई, जो कि होगा रूट ऑफ एक्स, ठीक है। ये सारा रियल है ना हमारे पास पार्ट, ठीक है। तो मीनिंग ये है कि ये रूट एक्स के साथ बस कंपोजिशन में लिखना चाह रहा हूं, तो जैसा भी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। So this imply under root of u square plus v square is continuous, क्योंकि u और v रियल में आंसर देते हैं आपको, u और v फंक्शन r में आंसर देंगे एंड इट्स पॉजिटिव, देयरफॉर ये कंटिन्यूस आ जाएगा क्योंकि ये कंपोजिशन है स्क्वायर रूट के साथ। नाउ ये कंटिन्यूस आ गया, आप लिखोगे 0 आयोटा इज कंटिन्यूस, so it imply under root of u square plus v square plus 0 iota is continuous, ठीक है। बस सिंपल सा हम बोल रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा, f of z का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली हमने इसको प्रूफ कर लिया कि मॉड एफ जेड भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। अब एफ ऑफ जेड बार को हम देखेंगे। तो एफ ऑफ जेड बार क्या होगा, बेसिकली सी पोर्शन। एफ ऑफ जेड बार अगर आप देखो तो u अगर आपका फंक्शन है, u जैसे आपके पास होगा क्या, एफ ऑफ, पहले मैं यहां पर एफ ऑफ जेड बार को लिख लेता हूं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये u एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा v एक्स माइनस वाई, राइट। अब बताओ ये कंटिन्यूस है या नहीं है, इफ यू एक्स वाई इज कंटिन्यूस, तो मैं y की जगह बस माइनस वाई रख रहा हूं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कंटिन्यूटी पे, क्योंकि y जो है कैसे मैं बोलूं, y आपका डोमेन है। हाँ, तो ये अगेन कंपोजिशन वगैरह से हमें बोलना पड़ेगा, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते वैसे। अगर मैंने 1/x प्लस वाई लिया, तो 1 डोमेन, ठीक है। एफ ऑफ जेड बार को ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको कंपोजिशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ जेड बार को आपने एक फंक्शन मान लिया जी जेड, एक g2 फंक्शन मैंने लिखा, नहीं इसको g1 मान लेते हैं, इसको g2 मानते हैं। तो g2 ऑफ z मैंने लिखा एफ जेड, और g3 ऑफ z मैंने लिखा z बार। ये आपको पता है z कंटिन्यूस है, तो एफ जेड इज इक्वल टू z कंटिन्यूस है, और z बार भी कंटिन्यूस है, राइट। ये भी कंटिन्यूस है,
तो अब मैं दोनों के कंपोजिशन को ले लूंगा। तो मैंने G1 ऑफ Z को देखा तो कितना आया, G1 ऑफ Z को मैं लिख सकता हूं G2OG3, तो कितना आएगा F ऑफ Z बार ही आ जाएगा, है ना। ऑल राइट, तो विच इज हेंस इट्स कंटिन्यूस, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ आपने पढ़ा है कंटिन्यूस फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस, हेंस इट्स कंटिन्यूस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट 8th पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या लिखा है, डिफाइन द फंक्शन एफ जेड गिवन बाय दिस, एफ जेड इज कंटिन्यूस ऑन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर मैंने z को नॉन जीरो लिया तो बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। किससे, एलजेब्रा से, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, है ना। तो z कंटिन्यूस है, रियल ऑफ z भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये तो सिर्फ x आएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कंटिन्यूस होने में। और ये जो है नॉन जीरो है, मॉड्यूलस ऑफ z भी कंटिन्यूस है। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, प्रोवाइडेड कि डिवीजन जो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो वो हमें गिवन ही दिया है। तो नॉन जीरो पॉइंट्स पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ऑलरेडी, हमें बात करनी है सिर्फ जीरो पर। ठीक है, we need to check continuity होगा सर only at z is equal to 0। तो मैंने लिखा लिमिट z goes to 0 fz। तो क्योंकि मैं लिमिट लिख रहा हूं तो दैट मीन्स z इज नॉन जीरो, तो मेरे पास फंक्शन ये वाला चलेगा। तो मेरे पास आ जाएगा z रियल z ओवर मैग्नीट्यूड z। ठीक है, तो इसको मैं किस में ब्रेक कर दूंगा, इसको मैं लिखूंगा लिमिट एक्स वाई गोइंग टू 0 0, मैंने यहां पर लिखा x प्लस आयोटा वाई, रियल z आएगा x, मैग्नीट्यूड ऑफ z आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। नाउ मैं क्या यूज करने वाला हूं, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म आप यूज करोगे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, तो पोलर फॉर्म आप यूज करोगे तो x की जगह r cos थीटा r sin थीटा रखा तो r स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, यहां पर आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन आर। तो बताओ कितनी आएगी ये लिमिट, अब ये 0, क्योंकि ये लिमिट यूनिफॉर्म क्यों है, बोलो लिमिट यूनिफॉर्म क्यों है ये, क्योंकि जो पोर्शन यहां पर ये मेंशन्ड है ये क्या है, एक बाउंडेड पोर्शन है ना। तो मैंने आपको बोला हुआ है जब भी बाउंडेड पोर्शन यहां पर लिखा हो तो यूनिफॉर्म जो लिमिट होती है उसमें हमें कुछ ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ये 0 हो जाता है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन भी लगाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है अगर ये बाउंडेड हो तो डायरेक्टली मैं इसे कह सकता हूं कि ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमने देखा कि वैल्यू जो है लिमिट की एट 0 वो 0 ही है, और 0 है क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, सो हेंस इट्स कंटिन्यूअस ऑन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 को हम देखेंगे, तो लास्ट प्रॉब्लम होगा बस, इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यहां पर हमें कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है आर्ग्यूमेंट की। इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर किसी ने इसको सॉल्व किया है तो उसके लिए सॉरी, यहां पर एक -1 मैंने हटाना था। ठीक है, सो S जो सेट है उसमें से आपने -1 को हटाया, देन आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो यहां से यहां पर। ठीक है, तो -1 को हटा रहे हैं ना कि 1 को, तो ये मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं उसको एडिट करके आपके उसमें डाल दूंगा वापस से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करूंगा। तो मुझे बताना है कि जो मेरा फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वो क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है अगर मैं ये डोमेन अपनी लूं। ठीक है, S-1, तो डोमेन मेरी क्या है, यूनिट डिस्क नहीं सॉरी यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल मेरे पास है, ठीक है, तो यूनिट सर्कल मेरे पास है, ये यूनिट सर्कल है, और इस डोमेन में से आपने क्या कर दिया है, इस पॉइंट को यहां से इरेज कर दिया है।
ये पॉइंट आपकी डोमेन में नहीं है, यहाँ पर होल है, ठीक है। तो ब्लू कलर का पोर्शन आपका डोमेन है और ये वाला पोर्शन आपने हटा दिया है, ठीक है। अब जरा सोचो कि अगर ये पोर्शन होता तो क्या प्रॉब्लम आती, ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर मेरे पास डोमेन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू कलर की अगर आपकी डोमेन है तो आपका फंक्शन क्या आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए इस पर, ठीक है। तो मैं लेक्चर खोलूंगा 1.3। तो 1.3 में मैंने आर्ग्यूमेंट किस में बताया, 1.4 में बताया क्या, किस में बताया बताओ, इसमें बताया शायद, ये रहा। तो इसको मैं खुला रखूंगा यहाँ पर, ठीक है। देन हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो मैंने अगर मैं पहले क्या बोल रहा हूँ आपको कि फिलहाल के लिए इसे यहीं पर रहने दो, मान लो ये -1 भी प्रेजेंट था। तो मैंने क्या करना है, मैं एक सीक्वेंस लूंगा, ठीक है। सीक्वेंस कहां से मैं लूंगा, इस डोमेन के अंदर से ही। मान लो मैं डोमेन के अंदर से एक सीक्वेंस ले रहा हूं जो कि -1 की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने यहां पर से एक पॉइंट पिक किया, एक सीक्वेंस ली यहां से, ये -1 की तरफ अप्रोच कर रही है इस सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को मैंने नाम दिया xn। एग्जैक्टली ये सीक्वेंस क्या होगी हम बाद में सोचेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया xn। और एक दूसरी सीक्वेंस ली जो बिलो द एक्स एक्सिस से -1 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब मैं कब बात कर रहा हूं, जब -1 आपके पास प्रेजेंट है डोमेन में। देन कौन मुझे बताएगा कि xn तो मेरा -1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, yn भी मेरा -1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। अब मुझे कौन बताएगा कि f ऑफ xn दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z xn किसकी तरफ जाएगा, ठीक है। जिससे मैं पूछूंगा वही मुझे आंसर देगा। ऑलराइट, तो चंदन तुम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो चंदन बताओ किसकी तरफ ये जाएगा, और -π, क्योंकि देखो अगर आप xn को अप्रोच करा रहे हो -1 की तरफ, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो -1 पर पहुंच चुका है, -1 से जस्ट पीछे है। तो अगर वो -1 से इधर वाला एंगल है और ये जो एंगल है ये धीरे 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 किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला है कि ऊपर की डायरेक्शन से अगर आप आ रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पाई बन जाएगा। और अगर आप इसी एंगल को नीचे की डायरेक्शन से, अगर आप नीचे की तरफ से अप्रोच करोगे इस एंगल की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। यस सर। तो दो नंबर्स, दो सीक्वेंसेस सेम नंबर पर जा रही हैं, बट सर फंक्शन एक्सन दो के अलग लिए अलग नंबर पाई की की तरफ तरफ अप्रोच कर रहा है। दिस इंप्लाई yn माइनस पाई ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात चल रही है यहाँ पर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z व्हेन z गोज टू -1, तो मैं लिखूंगा डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर इस बात में किसी को कोई डाउट है कि इसका आंसर -1 क्यों आएगा, तो मुझसे वो पूछ सकता है। बोलो, ठीक है। तो दैट मीन सभी को क्लियर हो गया, तो हमारा ये काम खत्म हो गया। तो -1 पर तो ये कंटिन्यूस नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास -1 पर इस फंक्शन की लिमिट दो डिफरेंट नंबर्स की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये -1 पर कंटिन्यूस नहीं है, बट आपके पास -1 उन्होंने डोमेन से हटा दिया है, और इस वजह से वो बोल रहा है कि फंक्शन ये कंटिन्यूस अब बन जाएगा। इट मीन्स कि -1 को छोड़कर बाकी सब जगह ये कंटिन्यूस था, जितने भी पॉइंट्स आपकी डोमेन में हैं उन सभी पर ये कंटिन्यूस था। तो इस चीज के लिए मैं डायरेक्टली क्या यूज करूंगा, मैं आर्गुमेंट की डेफिनेशन का यूज करूंगा। मैं कुछ बोलूंगा नहीं ज्यादा, मैं डायरेक्टली डेफिनेशन आपको शो करूंगा। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, इसमें भी मिस्टेक है, यहां पर मुझे लिखना चाहिए c-0। मैं हर जगह मिस कर गया इस चीज को कि जीरो पर आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये c-0 के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन से आपने उसको हटा दिया है, 0 + i/0, देन ये डिफाइंड इस तरीके से। तो आपके पास आपने -1 को हटा दिया। अब आप कोई भी पॉइंट लोगे कार्टेशियन प्लेन का, आप कोई भी पॉइंट लोगे, या तो वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड में, या फोर्थ में, इनमें से किसी में लाई करेगा। तो कोई आपने पॉइंट लिया, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर वो लाई कर रहा है और कहीं पर भी लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कहाँ पर चेंज हो रहा है, पहले ये हमें देखना है। तो फंक्शन चेंज हो रहा है, जैसे कि आपने कहा अगर x > 0 है
तो फंक्शन tan इनवर्स y अपॉन x रहेगा, ठीक है। x और y जीरो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि आपने डोमेन से उसको हटा दिया है। नाउ अगर आपका x ग्रेटर देन जीरो है, चाहे आपका x ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी हो, तो आपका फंक्शन ये वाला चलने वाला है। अब आप क्या बोलोगे कि y अपॉन एक्स तो कंटिन्यूस है, राइट, y अपॉन एक्स इज कंटिन्यूस बिकॉज x इज नॉन जीरो, एंड tan इनवर्स आपने इस पर अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये भी एक कंटिन्यूस आंसर हमें दे देगा। तो अगर आप यहां पर वर्क कर रहे हो, डोमेन के बाउंड्री पर नहीं हो, बाउंड्री के अलावा आप कोई भी पॉइंट देख रहे हो जिसमें x ग्रेटर देन जीरो है स्ट्रिक्टली, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। अब मुझे बात करनी है इसके ऊपर कि π/2 पर क्या होगा या फिर -π/2 पर क्या होगा। तो मुझे चेक करने की जरूरत सिर्फ π/2 पर है और -π/2 पर है ना। अब आप इस तरीके से सोचोगे, अगर मैं अपने एंगल को, मतलब सॉरी, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं उसे धीरे धीरे पाई की तरफ, π/2 की तरफ ला रहा हूं, तो मेरा tan इनवर्स का आंसर कितना आएगा, ये आंसर कितना मुझे देगा अगर मैं राइट साइड से ला रहा हूं, बोलो। इफ आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स π/2 फ्रॉम द राइट साइड, है ना, इस तरफ से, तो मेरा आर्ग्यूमेंट किस नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, मुझे वो जानना है, बोलो। नहीं, tan इनवर्स भी तो लगा है उसके बाहर से, π/2 की तरफ। अगर मैं इधर से आऊंगा इधर की तरफ, तो ये नंबर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, एंड दैट्स वाई ये π/2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो π/2 पर तो मैंने ये देखा कि अगर मैं इधर से आ रहा हूं तो मेरे पास ऐसा हो रहा है। नाउ मैं इधर से भी तो जा सकता हूं π/2 की तरफ, राइट। तो अगर मैं इधर से π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो क्या होगा, फिर आंसर क्या आएगा मेरे पास, तब मेरा x जो होगा वो लेस देन 0 होगा, है ना। तो मेरे पास फंक्शन ये चलने वाला है, तो फिर कितना आंसर आएगा आपके पास। नहीं, मैं इधर से आ रहा हूं, जैसे कि ये इधर से इंफिनिटी पाई माइनस π/2, ये कैसे आप बोल रहे हो सर π/2 क्योंकि 10, हाँ, क्योंकि tan इनवर्स y/x की वैल्यू कितनी है उस केस में, अगर मैं इस तरफ से आ रहा हूं तो tan इनवर्स y/x की वैल्यू कितनी है उस केस में, -π/2 है, एंड दैट्स वाई इवन आप इस तरफ से भी आए तो पाई माइनस π/2 आया, और जो कि π/2 के ही इक्वल है ना। तो ऐसा हो रहा है कि कोई भी सीक्वेंस आप लो नंबर्स की जो कि π/2 की तरफ अप्रोच कर रही है, या तो वो इस पोर्शन में लाई करेगी या वो इस -π/2 पोर्शन में लाई करेगी। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि इवन आप राइट साइड से अप्रोच करो, चाहे आप इधर से अप्रोच करो, आपका आंसर π/2 पाई ही माइनस आएगा। π/2 इट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल x लेस देन 0 टू 0, दैट मींस π/2, है ना। और मैं π/2 y इज इक्वल टू π/2 भी लिख रहा हूं, समझ गए। y इज इक्वल टू π/2 नहीं, सॉरी, वो एंगल उसका π/2 लिख रहा हूं मैं, माइनस π/2 समझ गए, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉब्लम और किस में आ सकती थी, अब मैंने कहा कि अगर आप इन दोनों पोर्शन में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थी अगर आप बाउंड्री पर हो तो प्रॉब्लम होनी थी, बट प्रॉब्लम होने सॉल्व कर दी। हमने देखा कि लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ सेम आंसर आ रहा है। नाउ सेम टू सेम वर्क मैं -π/2 के लिए करूंगा। तो अगर मैं यहां से -π/2 की तरफ अप्रोच करता हूं तो tan इनवर्स y/x मुझे क्या आंसर देगा, मतलब सॉरी आर्गुमेंट क्या आंसर देगा, डायरेक्टली वो बताओ। क्या देगा, -π/2। और अगर मैं, क्योंकि देखो कौन सा फंक्शन चलेगा ये, राइट, और tan इनवर्स इस पर -π/2 आंसर दे देगा। नाउ अगर मैं इधर से आऊंगा तो मेरे पास क्या होगा बताओ, तब मेरा x लेस देन 0 है और y भी लेस देन, हाँ क्या बोल रहे हो, π/2 माइनस पाई। तो इधर से आने पर तुम कहना चाह रहे हो कि ये एंगल उतना होगा π/2, हाँ माइनस, ये जब मैं इधर से आऊंगा तो tan इनवर्स मेरे को कितना आंसर देगा, इस एंगल के आंसर कितना देगा मेरे को, -π/2 नहीं, -π/2 -π/2 π/2 देगा, क्योंकि -π
नहीं, माइनस पाई में मुझे ऐड करना है 90 डिग्री, तो इट शुड बी माइनस पाई बाई, अगर मैं ऊपर से आ रहा हूँ टेन पाई बाई इनवर्स पाई बाई 2 माइनस पाई, टेन इनवर्स पाई बाई 2 देगा। पाई बाई 2 टेन माइनस इनवर्स दोनों नेगेटिव है तो टेन इनवर्स पाई बाई 2 दे देगा आंसर। एंड यहाँ पर फिर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, पाई बाई 2 माइनस पाई, इट मींस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा ना वो। तो जब मैं इधर से आया था इस तरफ तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, माइनस पाई बाई 2, और जब मैं इधर से आ रहा था इस तरफ तो मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस पाई बाई 2। इट मींस दोनों बॉर्डर क्लियर हो गई, ये वाला बॉर्डर भी क्लियर हो गया और ये वाला बॉर्डर भी पाई क्लियर बाई 2 देगा माइनस पाई तो के। मैं अंदर था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। मैंने बॉर्डर पर शो किया, चाहे आप लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ सेम आंसर आएगा। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये हमने हटाया हुआ है, ठीक है, ये 10 पाई बाई 2 देगा अब ना मैं इस आंसर पार्ट इसमें। की बात करूंगा। अगर मैं ऊपर Yes. से आ रहा हूं जीरो की तरफ तो फिर क्या होगा, कितना देगा टेन इनवर्स एक्स आंसर, और वाई दोनों नेगेटिव है ना टेन इसमें। इनवर्स नहीं, आर्गुमेंट जेड कितना आंसर देगा, 0, और इधर से आ रहा हूं तो भी 0 ही देगा, है ना, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो माइनस पाई से पाई होती है, तो यहाँ पर 0 ही आंसर देगा। तो मींस सारी चीजें क्लियर हो गई, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, और ना ही ये प्रॉब्लम क्लियर कर रहा है। सो यही नेगेटिव रियल एक्सिस जो है प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर मैं ऊपर से आता हूं तो मुझे पाई मिलता है, और नीचे से अगर मैं आता हूं तो मुझे माइनस पाई मिलता है। सो दैट्स वाई ये जो है नेगेटिव रियल एक्सिस पर क्या नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता है। सो 2.1 में जब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को, तो फिलहाल के लिए आपने जो डोमेन ली उसमें नेगेटिव एक्सिस तो छोड़ो, बस एक ही पॉइंट नेगेटिव एक्सिस से आप उठा रहे थे, Zero. और वो भी आपने बाद में माइनस कर दिया, तो इट मींस ये फंक्शन Zero. जो है अब कंटिन्यूअस है। फिर इसने लिखा है फर्दर जनरलाइज दिस रिजल्ट बाय शोइंग दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज कंटिन्यूअस ऑन c माइनस रियल z लेस देन इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू 0। इट मींस कि वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि अगर आप इस लाइन को अपनी डोमेन से कंप्लीटली हटा दो तो आपका फंक्शन क्या आता है, कंटिन्यूअस आता है, क्योंकि इस लाइन पर ही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कोई भी लाइन पर हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हेंस मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा कि f डिफाइन फ्रॉम c माइनस, और मैंने यहां पर लिखा नेगेटिव रियल एक्सिस, और डिफाइन करा माइनस पाई टू पाई। अब क्योंकि नेगेटिव रियल एक्सिस हटा दी है तो इस पाई को इंक्लूड करके यहां पर क्या ही हम करेंगे, अगर आपने नेगेटिव रियल एक्सिस हटा दिए तो पाई भी आपका आंसर अब कभी नहीं आ सकता, है ना। पाई कब आ रहा था आपका आंसर, आर्गुमेंट का आंसर पाई कब आता है, जब आप नेगेटिव रियल एक्सिस पर वर्क करते हो। तो ये जो फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ जेड इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना है आज से कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इफ यू आर डिफाइनिंग योर ब्रांच, जो मैंने वर्ड यूज करा था जब मैं आर्गुमेंट डिफाइन कर रहा था तो मैंने वर्ड यूज करा था ब्रांच, हालांकि मैं उसे दोबारा से डिफाइन करूंगा, बट उस समय मैंने ये बोला था कि इट्स अ ब्रांच, इधर से क्लोज होता है। सो जब आप ये ब्रांच यूज कर रहे हो तो नेगेटिव रियल एक्सिस पर आर्गुमेंट ऑफ जेड कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है, तो हमेशा आर्गुमेंट ऑफ जेड को कंटिन्यूअस बनाने के लिए नेगेटिव रियल एक्सिस को हटाना है। मैंने आपको उस समय समझाया था कि ब्रांच आप कोई भी ले सकते हो, मैंने 2 पाई लेंथ का एक इंटरवल लिया है माइनस पाई टू पाई, कोई टीचर हो सकता है 0 से 2 पाई लेगा, अगर वो 0 से 2 पाई लेगा तो ऐसा हो जाएगा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस। खैर उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम लॉग के ऊपर बात कर रहे होंगे एलिमेंट्री फंक्शंस में, तो एलिमेंट्री फंक्शंस में आपको लॉग करवाया जाएगा एंड लॉग में आपको बताया जाएगा ये सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा था। फिलहाल के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर ये फंक्शन क्या नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं। तो इस तरीके से इस डिस्कशन को हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। किसी को कोई डाउट? जीरो पर तो हम आर्गुमेंट को डिफाइन ही नहीं करते हैं, मतलब जीरो पर तो हम हटा ही देते हैं ना डेफिनेशन से, मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ जेड की डेफिनेशन तो जीरो पहले ही माइनस हो चुका है। जो आर्गुमेंट ऑफ जेड की डेफिनेशन है, मतलब जब जहां पर मैं अभी एडिट कर रहा था इतनी देर से ये वाला, जैसे लेक्चर 2.1 कहाँ गया, यही था ना,
नहीं 2 पॉइंट कौन सा कर रहा था मैं 2, अच्छा 1.2, हाँ है 1.2, अच्छा ये रहा। सो मैं यहाँ पर माइनस हटा दिया ना मैंने, तो वो सर डिफिनेशन में आपने था, वो जो लिखा डोमेन है में ही कि नहीं है नेगेटिव उसके, रियल जीरो एक्सिस पर पे तो नहीं डिफाइन ही होगा नहीं वो होता है। कंटिन्यूस, उसमें आर्गुमेंट ऑफ जीरो जेड भी पूरे आएगा के ना पूरे कि जीरो कॉम्प्लेक्स पर भी प्लेन नहीं पर होगा। डिफाइंड है एक्सेप्ट जीरो, बट अगर आप उस नेगेटिव रियल एक्सिस को हटा देते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन से, तो फिर आपका फंक्शन कंटिन्यूस बनता है। डिफाइन तो पूरे प्लेन पर है एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, बट ओके नेगेटिव रियल एक्सिस को हटाने के बाद ही वो क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा, ठीक है। ओके, सो बाय। वन पॉइंट टू। सी पार्ट z प्लस 1 बाई आर्गुमेंट z, ये रहा। हाँ 1 बाई जेड तो हम हमेशा वर्क फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ही करते हैं, तो 1 बाई जेड तो जीरो है ही नहीं, 1 बाई जेड जीरो हो ही नहीं सकता फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये इन्फिनिटी बन जा रहा है, मतलब ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्वांटिटी नहीं रह रही है। जैसे 1 बाई जेड का आप कोई पूछेगा आपसे कि 1 बाई जेड कहाँ पर डिफाइंड है, तो 1 बाई जेड को ओके आप सर। कहोगे कि z नॉट इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड है ना। सर क्वेश्चन तो ये नंबर इसीलिए 1 यहाँ का पर सी z थोड़ा सा नॉट इक्वल टू दिखाइए। जीरो है, अदरवाइज ये अपने आप ही नॉन जीरो है ना, जीरो कभी थोड़ी आ सकता है अपने आप, ठीक है, ये अपने आप ही नॉन जीरो है, ठीक है। ओके, आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड इज नॉट इक्वल्स टू ठीक है जेड दीक्षा, जीरो हाँ होना दीक्षा चाहिए ना तुम्हारे सर। अभी लीनियर के सॉरी, लेक्चर्स जो हैं वो 1 खत्म बाई नहीं जेड है, इज नॉट इक्वल्स टू मैं जीरो। वो कर दूंगा, मैं कॉल करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, सो डोमेन के केस में आप जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ओके सर।